साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, सभी शिक्षक साथी अभी बहुत अच्छे तरीके से निष्ठा मॉड्यूल प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए जो शैक्षिक संवाद था कल, उसमें भी राज्य शिक्षा केंद्र की टीम ने सभी शिक्षक साथियों को बधाई दी है शिक्षण कार्य के लिए। अपने इस निष्ठा प्रशिक्षण के वीडियो के क्रम में आज मैं आप सभी के साथ निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित मॉड्यूल 12 को शेयर कर रहा हूं, जो आप सभी को निष्ठा प्रशिक्षण का ये मॉड्यूल करने में, उसकी शिक्षक डायरी बनाने में और आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए भी काफी कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए साथियों से अनुरोध है कि अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन के लिए इस मॉड्यूल को या इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, क्या है इस मॉड्यूल में, इसको हम जानते हैं। इस मॉड्यूल को यदि आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड पूरा करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप मॉड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, इसकी विस्तृत रूपरेखा को हम देखते हैं। तो मॉड्यूल 12 जो है वो विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, छात्रों के लिए है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान नहीं होता है, वहाँ हम लोग पर्यावरण को पढ़ते हैं, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विज्ञान शिक्षण पर यह मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल को करने के बाद या ये मॉड्यूल निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं वो इसमें दिए गए हैं, जैसे अधिगम के उद्देश्य, विज्ञान क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम का क्या परिणाम है कक्षा 6, 7, 8 के लिए। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहला जैसे अधिगम के उद्देश्य, तो ये इसके विज्ञान के उद्देश्य दिए गए हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में विज्ञान की बुनियादी समझ हो, उसको बच्चे को विज्ञान की जो बेसिक समझ है वो होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं तथा अधिगम परिणामों की बुनियादी समझ हो, वे विज्ञान को जांच पड़ताल और ज्ञान निर्णय की प्रक्रिया के रूप में अपनाते हों। तो साथियों, इस तरह से ये विज्ञान के अधिगम के कुछ उद्देश्य हैं इस मॉड्यूल के। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु था, विज्ञान क्या है, तो विज्ञान मनुष्य हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। एक बात होती है, अदर वो कंप्लीट नहीं हो पाती जब तक हम दूसरे की जानने की इच्छा जागृत करने लगते हैं। तो विज्ञान एक छोटे बच्चे के समान है, जैसे किसी भी बालक की अपेक्षाओं को उसके पेरेंट्स या पालक पूरा नहीं कर पाते हैं, एक मांग पूरी होती है जब तक दूसरी उनके सामने आ जाती है, उसी तरह से विज्ञान होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक हमारे लिए कोई रिसर्च के बिंदु ही नहीं बचते। समय के साथ रिसर्च बदलती जाती है, तो यही विज्ञान है। विज्ञान तार्किक और प्रयोग परीक्षणों पर आधारित एक ज्ञान है जो हमें सत्यता की ओर ले जाता है, कुछ सिद्धांतों की ओर ले जाता है। विज्ञान के बारे में जैसे ही हम जानते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उम्मीदें हैं इसकी, उनको हमें इसके बारे में पढ़ना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में बच्चों का विज्ञान के साथ पहली बार परिचय होता है। ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि इसके पूर्व हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, यहाँ से हम विज्ञान। तो विज्ञान में जो गतिविधि और प्रयोगों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का घटक बनाना चाहिए। हम विज्ञान को जब तक प्रैक्टिकल के बेस पर नहीं पढ़ाते हैं तब तक बच्चों को समझ में नहीं आता। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की अवधारणाओं को विषयात्मक दृष्टिकोण से बनाना चाहिए। अनुभवों पर आधारित सरल परीक्षण जो हमारे परिवेश में हो, जो बच्चों को आसानी से समझ आ सके, परिवेश के अनुसार ही प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी पुस्तक में है उस पुस्तक के आधार पर ही हम प्रैक्टिकलों को करेंगे, जो वहां पर है उसके अनुसार ही हमें टीएलएम बनाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया के विभिन्न कौशल क्या क्या होते हैं, सबसे पहले अवलोकन, प्रस्तुत करना, अधिगम और विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना। तो ये एक इसकी पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस टाइप से हम इसको करते हैं। विज्ञान के विषय को ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना,
पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता। तो इस तरह से ये हम देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या या एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम निम्न विषयों के लिए आयोजित किया गया जो पार अनुशासनिक प्रकार के होते हैं, जैसे भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, चीजें काम कैसे करती हैं, चलती फिरती चीजें। तो इस तरह से ये थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के परिणाम, क्या इसके परिणाम है? अधिगम के परिणामों से जो पता चला है वो ये है कि पाठ्यक्रम कक्षा के अंत तक क्या कर पाएगा। यदि हम इसे पढ़ाते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ तक सक्षम होंगे, उनके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो ये इनके कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि कक्षा 6 के बच्चों से हमारी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। साथियों, ये लर्निंग आउटकम्स के लिए हमारे पास शिक्षण हैंडबुक, टीचर्स हैंडबुक भी है। जो टीचर्स हैंडबुक में हमारे कक्षा 6, 7, 8 तीनों के ही लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। इन लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति ही हमारे शिक्षण का मूल आधार होगी। इनको प्राप्त कराना या यहाँ तक बच्चों को पहुँचा देते हैं तो हमारा शिक्षण कारगर साबित होगा। अदरवाइज हमारे जो शिक्षण पद्धति है उसमें कहीं न कहीं बदलाव की आवश्यकता है। बच्चे तो सभी सीखते हैं, लेकिन कौन सा बच्चा किस तरह से सीखता है उसे हमें देखना चाहिए। जैसे विज्ञान में पढ़ाने के लिए कुछ ऑडियो, वीडियो, चित्र, किसी के मॉडल, जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को मॉडल के रूप में बता सकें। किसी को हम रिकॉर्ड के रूप में भी बता सकते हैं, किसी को हम मॉडल्स के रूप में भी बता सकते हैं। तो हमारे पास पढ़ाने के विभिन्न संसाधन होना चाहिए। किसी को हम प्रयोग परीक्षण करके ही बता सकते हैं। हर चीज ऐसी नहीं है जिसे हम प्रत्येक कक्षा के बच्चे के साथ साझा कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे परीक्षण ऐसे होते हैं जो फिजिकली हम कर सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकली ऐसे हैं, लेकिन कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हमें बच्चे के अनुसार बताना चाहिए कि बच्चे को जब तक उसका हमें पता नहीं है तब तक हम किसी भी चीज को, जैसे चखने वाली है तो हर चीज को चख के नहीं देखते जब तक हमें कि उसका पूरा पता नहीं हो। तो इसको हम भौतिक रूप से ही या अन्य ऐसी चीजों से हम प्रैक्टिकलों को करते हैं जो कहीं बच्चों के लिए हानिकारक ना हो या बच्चे उसे आसानी से समझ सके। गतिविधि एक में दिया गया है, जैसे शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों से किसी एक विद्यार्थी से धातु की प्लेट लाने के लिए कहता है, तो जो उसकी आवाजें हम देखते हैं, धातु तो है लेकिन उसकी आवाजें अलग अलग होती हैं। जैसे हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो उसकी आवाज अलग आती है, स्कूल की घंटी बजाते हैं तो उसकी आवाज अलग आती है। अगर कोई पायल पहन के कोई महिला गुजरती है तो उसकी आवाज अलग आती है। जबकि ये सभी जो वस्तुएं जिनके मैंने नाम लिए हैं, घर में खाना खाते समय या अन्य कार्य करते समय किचन में जो बर्तनों की आवाज आती है, थाली की, कटोरी की, गिलास की, इनकी सभी की आवाज अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धातुओं से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं की जो आवाज है या खनक है वो सभी की अलग अलग होती है, जबकि बनी किसकी है? धातुओं की। तो हम विभिन्न धातुओं की आवाज के बारे में भी बता सकते हैं, कैसी उससे हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इस जो ध्वनि है कैसे आती है, हम बजाएंगे उसको, पीटने के बाद जो आवाज आती है, आवाज के साथ कंपन भी होता है। इसके साथ हम बता सकते हैं कि ध्वनि जो है वो कंपन के रूप में भी जाती है। कौन कौन सी धातुएं विद्युत की सुचालक है या कुचालक है? साथियों, ये हम उसे सर्किट बना के भी बता सकते हैं। सबसे सिंपल सर्किट एक सेल का जो दिया हुआ है, इस तरह का सर्किट हम आसानी से बना सकते हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आगे जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होते हैं, अभी जो राज्य सरकार ने घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो सत्र शुरू होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ इन सभी प्रशिक्षणों को हमें अपने विद्यालय में लेके जाना है। तो मैं आपको लो कॉस्ट, नो कॉस्ट रिसाइकल्ड मटेरियल से कैसे टीएलएम तैयार करें, इसकी कार्यशाला भी वीडियो के माध्यम से मैं आयोजित करूंगा। जो भी साथी इच्छुक हों या उससे बनाना चाहें कि हम अपने परिवेश से लो कॉस्ट, कम कीमत के और रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें, ये हम पार्ट वाइज और कक्षा वाइज बनाएंगे। तो उसके लिए भी आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सभी साथियों को यूट्यूब चैनल से जितनी भी मदद हो सकेगी वो मैं करूंगा। हम अपनी कक्षा में जो कराते हैं उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की कैसे सुचालक होती हैं, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हम इसमें बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये
किस तरह से ये बच्चे सीखते हैं, बस ये इसमें प्रिकॉशंस रहते हैं कि हमें कुछ सावधानियां इसमें बरतनी होती हैं। पौधों में कुछ पौधे हरे होते हैं, पौधों में साग, झाड़ी, वृक्ष 3 तरह के होते हैं, तो उसको भी हम बता सकते हैं जी। इनसे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो सकते हैं। जैसे नीम का पेड़ है तो उसे हम वृक्ष क्यों कहते हैं, अगर कोई गुलाब का फूल है तो उसे हम झाड़ी क्यों कहते हैं, अगर कोई जो सब्जियां हम खाते हैं, पालक है, मेथी है, इसको हम साग क्यों कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी ऊंचाई के समकक्ष है या हमारी ऊंचाई से बड़े हैं, इनमें जो तना है हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है या बिल्कुल ही मुलायम होता है। तो इस तरह से हम पौधों के बारे में भी उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो पादप और जंतुओं के बारे में बच्चों से अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। इनके प्रतिफल जब ही होंगे जब बच्चे उन पौधों के बारे में जान सकते हैं। जैसे मैंने उनको नीम के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई कि इसका तना कठोर है, तने की मोटाई ऐसी है, पत्तियां इस तरह की होती हैं। जब ये होगा तो हम कंपेयर करा सकते हैं कि इस तरह के आप 4 पौधों के नाम लेके और आए। जो भी चार्ट मैंने बनवाया, जो टेबल बनवाई, उस तरह से उन बातों को अन्य पौधों के साथ में भी शेयर करें। इसी तरह से अगर मैं 2 शाकीय पौधों के बता देता हूँ, 2 झाड़ी वाले पौधों के बता देता हूँ, तो अन्य 2-2, 4-4 बच्चों से और करा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो सीख है, समझ है, और ज्यादा सुदृढ़ होगी। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान हमारी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से साग, झाड़ी, वृक्ष तीनों का दिया हुआ है। साथियों, ये जो टेबल है इसको हमें बताना, जैसे आम का इसमें पूरा दिया गया है। तो इस तरह से हम 5-5 पौधों के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं। इस बार भी जो शासन ने कहा है कि इस बार 6 से 8 तक की कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, केवल प्रोजेक्ट के आधार पर ही उनको हमें प्रमोट करना है। तो इस तरह की जो टेबल दी गई है थी इसमें, उस टेबल के माध्यम से हम बच्चों को साइंस में तो कम से कम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दे ही सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के आधार पर ही बच्चे को हम प्रमोट करेंगे और बच्चा कुछ हमारे सब्जेक्ट से संबंधित सीखेगा भी। अदरवाइज 6वीं का से जो क्लास मेन परेशानी है कक्षा 6 के बच्चों के लिए, कि उनके लिए विज्ञान एक नया विषय है और उस विषय से कैसे परिचित होंगे वो तो प्रोजेक्ट के माध्यम से परिचित हो सकते हैं। पौधे हैं कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, कुछ हमारे घरेलू लकड़ी के रूप में काम में आते हैं, कुछ फर्नीचर के रूप में आते हैं। कुछ पौधे जो शाकीय पौधे हैं उनको हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम पौधों को उनकी उपयोगिता के बारे में भी बता सकते हैं। कुछ पौधों से हम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाते हैं, तो वहाँ उनका उपयोग हम औद्योगिक रूप में भी कर सकते हैं, कमर्शियल उपयोग भी उनका हम कर सकते हैं। तो इनके बारे में विभिन्न प्रकार के हम बताएंगे। तो इस तरह से ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां मॉड्यूल में दी गई हैं। जो हमारे कभी कभी क्या होता है, जो मेरे द्वारा मॉड्यूल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इसमें मटेरियल है वो ज्यादा है, ज्यादा टेक्स्ट है, जो कि हमारे उसमें आता है प्रशिक्षणों में। तो साथियों, इसको डाउनलोड जरूर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां अपने बच्चों के साथ में शेयर कर सकें। तो ये हम बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल जो सजेस्टिव हैं और उन सजेस्टेड चीजों को ही हम आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जिससे बच्चे और ज्यादा सीख सकते हैं, अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ऐसे कुछ सार भी प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्ट से हम बना सकते हैं। हाँ नहीं में भी कुछ उत्तर दे सकते हैं। हमारे आवश्यकता की चीजें क्या हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। साथियों, ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस मॉड्यूल्स को आप आराम से धीरे धीरे करेंगे और मॉड्यूल की समझ विकसित करने के बाद फिर हम जब पूरा मॉड्यूल कर लेते हैं, बच्चों को ये सारी चीजें बता देते हैं, तो अंत में आ जाता है मूल्यांकन। शिक्षकों को आत्म मूल्यांकन के लिए कोई प्रोफार्मा दिया जा सकता है। इसी तरह से हम बच्चों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और हम बच्चों को पढ़ाने में या उनके ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम या हो सकते हैं। तो साथियों, ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा, डाउनलोड करें, इसकी सीख को बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। इसी उम्मीदों के साथ अगला वीडियो हम इनकी शिक्षण डायरी के रूप में आप लोगों के साथ लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।